करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। लेट्स सपोज आपके पास ये 4 कार्बन एटम की एक चेन मौजूद है। लास्ट पे जो कार्बन एटम जुड़ा हुआ है हम उसके साथ एक क्लोरीन का एटम जो है वो अटैच कर देते हैं। जैसे ही हमने इस कार्बन के साथ क्लोरीन का एटम अटैच किया तो सिस्टम में थोड़ी सी गड़बड़ पैदा हुई। उस गड़बड़ की रीज़न है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चूँकि क्लोरीन जो है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो 3.0 है, जबकि कार्बन की 2.5 है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इनके दरमियान, कार्बन और क्लोरीन के दरमियान, ये क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब 2 पोल्स जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। एक आपको लेफ्ट साइड पे कार्बन का पोल नज़र आ रहा है और दूसरी साइड पे आपको क्लोरीन का पोल नज़र आ रहा है। एक साइड पे चार्ज नेगेटिव है और एक साइड पे चार्ज पॉजिटिव है। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके दरमियान ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो चुके हैं, अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस होकर क्लोरीन की तरफ जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं। अब ये परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि जो डाइपोल क्रिएट हुए हैं वो सिग्मा बॉन्ड के अंदर मौजूद हैं। कार्बन और क्लोरीन के दरमियान डाइपोल क्रिएशन हुई है। सो इस क्रिएशन की वजह से हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको हमने नाम दिया इंडक्टिव इफेक्ट का। क्लोरीन एटम की वजह से कार्बन के ऊपर चार्ज आया। अब जैसे ही कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस कार्बन के दरमियान और इस कार्बन के दरमियान भी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये टूवर्ड्स दी कार्बन शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कार्बन खींचने की कोशिश करेगा। इस वजह से इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक जो सिलसिला है वो इस तरह से शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे आप क्लोरीन एटम से कार्बन और इस कार्बन एटम से दूर चलते चले जाएंगे तो ये जो सिलसिला है वो कम होता चला जाएगा। यानी कि आप सिस्टम से जितना अवे जाएंगे उतना जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो आपको स्लाइटली होता हुआ महसूस होगा या नज़र आएगा। सो इस इफ़ेक्ट को हमने नाम दिया इंडक्टिव इफ़ेक्ट का नाम दिया। हम एक एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये कार्बन 2 कार्बन एटम्स की एक चेन मौजूद है और इसके साथ एक फ्लोरीन का एटम जुड़ा हुआ है और इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। तो जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4.0, जबकि कार्बन की जो है वो 2.5 है। सो इस केस में भी क्या होगा, फ्लोरीन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ डिस्प्लेस कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जबकि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब फिर पोल की क्रिएशन हो चुकी है। और जब भी परमानेंट डाइपोल एक कोवलेंट बॉन्ड के अंदर 2 मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान जनरेट हो जाए तो वहाँ पर हमारे पास इंडक्टिव इफ़ेक्ट आएगा। वह उसको हम नाम देंगे इंडक्टिव इफ़ेक्ट का। अब इस कार्बन के ऊपर तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, लेकिन ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये साथ वाले कार्बन को भी डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कार्बन एटम अपनी इलेक्ट्रॉन्स की कमी को दूर करने के लिए अपनी तरफ खींचेगा। और जैसे ही अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा साथ वाले कार्बन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब हमने मुख्तलिफ ग्रुप्स को स्टडी किया तो हमने देखा कि इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक को हमने नाम दिया कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट कुछ ग्रुप्स होते हैं और कुछ नेगेटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट के हामिल होते हैं। पहले हम पॉजिटिव को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये 2 कार्बन एटम की एक चेन है और इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। और आपने याद रखना है कि जो मिथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और जब भी एक
ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, तो जो एडजेसेंट कार्बन होगा उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब मिथाइल ग्रुप जो है वो किस वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसको हम ज़रा समझ लेते हैं। ये कार्बन है और इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आप थोड़े से अक्लमंद हैं और अपनी जहानत को लड़ाने की कोशिश करें तो आपको मालूम होगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है कार्बन की 2.5 है, जबकि हाइड्रोजन की 2.2 है। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन से ये कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे, इस हाइड्रोजन से भी ये कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे और इस हाइड्रोजन से भी कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे, और कार्बन के ऊपर ओवरऑल जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब इस कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये अपने साथ जुड़े हुए किसी भी दूसरे कार्बन एटम को ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी शेयर करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। तो इसलिए जब भी जो मिथाइल ग्रुप है, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपके पास एक मिथाइल ग्रुप है। अब यहाँ से भी अगर इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट हो रहे हैं। कार्बन जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। जब काफ़ी ज़्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो कार्बन की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब मिथाइल ग्रुप जो है उसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए। ऐसे आपके पास ग्रुप्स जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हों वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्रिएट करेंगे। वो कैसा इफ़ेक्ट क्रिएट करेंगे? पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्रिएट करेंगे। अब इसी तरह से हमने बात की मिथाइल ग्रुप की। अगर ये वाला ग्रुप अटैच हो, हम कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच कर दें और इसके साथ अगर आप इस साइड पे भी 3 हाइड्रोजन और इस साइड पे भी 3 हाइड्रोजन, और ये कार्बन की वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करने के लिए 3 कार्बन हाइड्रोजन अटैच कर दें, और अब इसको आप इसी ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ अटैच करें, तो क्या ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट नहीं करेगा? इसकी तरफ करेगा, बल्कि इससे भी ज़्यादा पावर में करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखें कितने ग्रुप्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं। तो ये जो हैं तमाम जो ग्रुप्स हैं वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट को शो कर रहे हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट। अब नेगेटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट कब हम अप्लाई करेंगे? आपके पास 2 कार्बन एटम्स की एक चेन मौजूद है और यहाँ पर एक एटम का एक ग्रुप जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक एसीटेट का एक ग्रुप अटैच कर देते हैं, ये वाला ग्रुप। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ये जो साथ ग्रुप जुड़ा हुआ है इसमें अगर आप देखें 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, और ये 2 ऑक्सीजन एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से इस वाले कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाएगी, और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब ये कार्बन जो है अपनी इलेक्ट्रॉन्स की कमी को दूर करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या है? आपके पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसको हम मज़ीद क्लैरिफाई करते हैं एक और एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल ये आपके पास चलें जितने भी अब आप कार्बन बना लें, लेकिन आपको बेसिक
कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यहाँ पर हम एक फ्लोरीन का एटम अटैच कर देते हैं और इस साइड पे हम एक क्लोरीन का एटम जो है वो अटैच कर देते हैं। अब ये जो फ्लोरीन का एटम है इस साइड पे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कार्बन से ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये टूवर्ड्स द फ्लोरीन शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये फ्लोरीन क्या कर रहा है, कार्बन एटम से ये जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो अपनी तरफ खींच रहा है। तो जो ग्रुप ऑफ एटम्स अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को खींचेंगे उसको हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं और वो नेगेटिव इफ़ेक्ट को क्रिएट करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से ये अगर आप कार्बन देखें तो इसमें भी क्लोरीन एटम अटैच है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जबकि क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्लोरीन भी जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। सो हमने देखा कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं वो एक्ट करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, इससे आपको मज़ीद आइडिया होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट को हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं मुख्तलिफ रिएक्टिविटीज़ को समझने के लिए, या फिर उसकी एसिडिक किसी भी मॉलिक्यूल की एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ को समझने के लिए। अब हम बात करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स की जिसमें हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपैरिजन करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफ़ेक्ट। आपके पास ये एक मॉलिक्यूल मौजूद है जिसका नाम है एसिटिक एसिड, और दूसरी साइड पे आपके पास एक, हम अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करें और उसकी जगह पे हम साथ में एक क्लोरीन का एटम फॉर एग्जांपल अटैच कर देते हैं और बाकी ग्रुप को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अब आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। एक साइड पे मैंने लिख दिया एसिटिक एसिड और एक साइड पे क्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड। अगर हम इसके कॉन्जुगेट बेस बनाने की कोशिश करें तो कैसे इसका हम बेस बना सकते हैं, यहाँ से आप हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे इस साइड से, ये इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। और इसका अगर मैं कॉन्जुगेट बेस बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ से ये मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। अब इस सिस्टम में क्लोरो एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस सिस्टम में नेगेटिव चार्ज मौजूद है और इस साइड पे भी इस सिस्टम में नेगेटिव चार्ज मौजूद है। और इसके साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है अगर आप बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट कर रहा है। ये जो मिथाइल ग्रुप हमने लास्ट टाइम देखा था ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है इस सिस्टम की तरफ, जबकि सिस्टम में तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो जिसकी वजह से ये जो सिस्टम है ये अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और इस साइड पे अगर आप बात करें इस सिस्टम में नेगेटिव चार्ज मौजूद है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ये क्लोरीन जो है वो इस सिस्टम से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा। और जैसे ही अपनी तरफ खींचेगा तो जो इसका कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल हो जाएगा। और अगर इसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो इसका मतलब है जो क्लोरो एसिटिक एसिड है वो स्ट्रॉन्गर आपके पास एसिड है, ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। और एसिटिक एसिड जो है वो क्लोरो एसिटिक एसिड की बनिस्बत ज़रा वीकर होगा।
अगर हम बात करें इसकी pKa की वैल्यू की, pKa वैल्यू ऑफ क्लोरोएस्टिक एसिड ये 4.76 है, जबकि क्लोरोएस्टिक एसिड की pKa की बात करें तो वो 2.86 है। सिमिलरली अगर हम इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद गहराई से समझना चाहें तो ये आपके पास एक कार्बन एटम है और इस कार्बन एटम के साथ ये एक एल्डिहाइड का ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है ये वाला, और इस कार्बन जो एडजेसेंट कार्बन है इसमें हम जनाब यहाँ पर 3 जो हैं वो क्लोरीन के एटम लेट्स सपोज हम जोड़ देते हैं इस तरह से। और बिल्कुल आप दूसरी साइड पे भी एक इसी तरह का एक ग्रुप बनाएं, एक इसके साथ कार्बन एटम जोड़ें और यहाँ पर भी आप एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक साथ में आपने क्या करना है इसके क्लोरीन का एटम अटैच कर देना है। अब हम इस पूरे सिस्टम को स्टडी करते हैं, हमें और भी मज़ा आएगा इस सिस्टम को स्टडी करने में। देखें यहाँ पर ये जो कार्बन एटम है ये साथ, इसको हम कहेंगे अल्फ़ा कार्बन एटम, सिस्टम के जो साथ जुड़ा हुआ, इसके साथ 3 ग्रुप्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हैं। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब ये वाला कार्बन जो है इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और जैसे ही इनको खींचने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर जो कार्बन और हाइड्रोजन के जो दरमियान बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो सकेगा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, और इन 3 इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये वाला जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो सकेगा। जबकि अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो ये एल्डिहाइड का आपको एक सिस्टम नज़र आ रहा है, इसके साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के साथ आपको 2 हाइड्रोजन के ग्रुप एटम्स नज़र आ रहे हैं और सिर्फ एक क्लोरीन का एटम नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ एक क्लोरीन एटम अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और जैसे खींचेगा तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इस कार्बन के दरमियान, अल्फ़ा कार्बन और इस कार्बन के दरमियान, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पर थोड़े से डिस्प्लेस होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। इस केस में हमने देखा 3 क्लोरीन के एटम अटैच हैं, इस साइड पे हमने देखा सिर्फ एक क्लोरीन का एटम अटैच है, यहाँ पर 3 अटैच हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो जब यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो ये वाला जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक नहीं हो सकेगा, ये ज़रा इजीली ब्रेक नहीं हो सकेगा। तो ये जो आपके पास जहाँ पर 3 क्लोरीन एटम अटैच हैं ये ज़्यादा स्ट्रोंगर एसिड होगा, जबकि ये वीकर एसिड होगा, क्योंकि आपने ये देखना होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है क्या वो इजीली ब्रेक हो सकता है। अगर हो सकता है तो वो जनाब इजीली हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। इस केस में चूँकि 3 एटम थे इसलिए ये हाइड्रोजन को इजीली डोनेट कर देगा। चलें नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस की। अमाइंस के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, ये आपके पास नाइट्रोजन का एक एटम है और इसके साथ 3 हाइड्रोजन जो हैं वो जुड़े हुए हैं। ये 3 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और एक आपके पास
ये वाला नाइट्रोजन का एटम है और इसके साथ 2 हाइड्रोजन जबकि एक साइड पे मिथाइल ग्रुप अटैच है और यहाँ पर भी एक लोन पेयर मौजूद है। क्या ख्याल है कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो किसकी ज़्यादा होगी? इसको मैं नंबर 1 कह देता हूँ और इसको नंबर 2 नाम दे देता हूँ। ज़रा सोच कर बताइए, 1 की ज़्यादा होगी या फिर 2 की ज़्यादा होगी? यहाँ पर हम देखेंगे कि नाइट्रोजन के साथ कौन कौन से ग्रुप अटैच हैं, कौन कौन से एटम्स अटैच हैं। यहाँ पर अगर आप बात करें तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, लेकिन मिथाइल की बनिस्बत ज़रा कम डोनेट करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, एक हाइड्रोजन, इस साइड पे भी एक हाइड्रोजन और यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग चीज़ मौजूद है, हमारे पास अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। जब अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ से नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट कर देगा और जैसे ही नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट करेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। अब जब काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये इजीली डोनेट हो सकेगा इस तरह से। तो जो मॉलिक्यूल इजीली डोनेट कर सके इलेक्ट्रॉन के पेयर को वो स्ट्रॉन्गर बेस कहलाएगा। इस केस में जो स्ट्रॉन्गर बेस है वो 2 है और 1 जो है वो वीकर बेस होगा। अब हम एक और मॉलिक्यूल को देखते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें, एक नाइट्रोजन का ये एक एटम है, इसके साथ एक हाइड्रोजन और एक साइड पे मिथाइल और फिर दूसरी साइड पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इस केस में अगर आप देखें, हम अब 2 और 3 को कंपैरिजन करेंगे। 2 के केस में आपने देखा कि यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, जबकि 3 के केस में अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर, जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। अब जब नाइट्रोजन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये यहाँ पर अनस्टेबल हो जाएंगे। ये चाहेंगे कि जल्द अज जल्द हमें कोई एक पॉजिटिव एटम मिले और हम उसके साथ अपना बॉन्ड क्रिएट कर लें। तो 2 और 3 के केस में अगर आप बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो जो 3 की बेसिक स्ट्रेंथ है वो 2 से ज़्यादा होगी और सबसे कम जो है वो अमोनिया की होगी, नंबर 1 मॉलिक्यूल की बेसिक स्ट्रेंथ होगी। तो इस तरह से आप इंडक्टिव इफ़ेक्ट को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ को मालूम कर सकते हैं।